राम भरोसे बीजेपी। मोदी मैजिक हवा हो गई, मोदी मैजिक खत्म हो गया, मोदी मैजिक दिख नहीं रहा। लोकसभा चुनाव 2024 का पहला चरण बस कुछ घंटे बाकी। मतदान शुरू हो जाएगा अगले दिन यानी 19 अप्रैल को, और मतदान से ठीक पहले का दिन है। और पहले चरण में चुनाव प्रचार हम सब ने देखा, लेकिन आखिरकार वो भगवान राम के इर्द गिर्द आकर के सिमटता दिखा। सारा कॉन्फिडेंस, सब कुछ राम भरोसे नजर आया। एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार, प्रणाम इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक जी। संजीव कौशिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम थोड़ी विषय पर बात कर ले कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान कल हो रहा है। 19 अप्रैल को पहला चरण होगा। 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और उसमें सबसे ज्यादा जो है तमिलनाडु के 39 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उसके बाद उसके बाद तमिलनाडु के बाद आप देखेंगे कि राजस्थान की 12 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, और फिर उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर, इसी तरीके से बिहार, मध्य प्रदेश और दूसरे जगहों पर भी मतदान होंगे। कुल मिलाकर के 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन 102 सीटों में 40 सीटें बीजेपी के पास हैं, और बीजेपी अगर 400 पार का नारा देती है तो इसका मतलब है कि इन 102 सीटों में उनको कम से कम 76 और 77 सीटें जीतनी पड़ेगी, या 76-77 सीटें उसको जीतना चाहिए। क्या ये मुमकिन है? ये बिल्कुल मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि 102 सीटों में 51 सीटें तो ऐसी हैं जो बीते 3 लोकसभा चुनाव से बीजेपी ने जीता ही नहीं है। तो क्या बाकी बची 51 सीटों में वो 76 और 77 सीटें जीत लेंगी? ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि 51 सीट हो और जीत 76-77 पे हो। तो दूसरी तरफ 40 सीटों में भी हर जगह हार के संकट दिखाई दे रहे हैं, चाहे राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो। तो इस तरीके से ये चुनाव 400 पार तो होता नहीं दिख रहा। लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जो कल कहा कि ये 150 सीटों पर बीजेपी सिमट जाएगी, तो 150 सीटों पर बीजेपी के सिमटने के लिए ये जरूरी है कि बीजेपी को 102 सीटों में 22-23 सीटों पर समेट दिया जाए पहले चरण में। क्या बीजेपी 22-23 सीटों पर सिमटेगी? ये बड़ा सवाल है। बीजेपी के पास 40 सीटें हैं। 102 जो सीटें हैं जिन पर 19 अप्रैल को मतदान होना है, उनमें 40 सीटें बीजेपी के पास हैं। 40 सीटों में निश्चित रूप से राजस्थान में जो 12 सीटों पर चुनाव होंगे, उसमें बीजेपी 8 सीटें हार सकती हैं। उत्तर प्रदेश में जो 8 सीटों पर चुनाव होंगे, उसमें बीजेपी के पास 3 सीटें हैं, और ये सभी 3 सीटें बीजेपी गंवाने जा रही है। चाहे मेरठ हो, बिजनौर हो, मुजफ्फरनगर हो, इस तरह की सीटें बीजेपी लूज कर, या उनके सहयोगी लूज करने जा रहे हैं। इसी तरीके से 8-3-11 होता है। बिहार में आप देखेंगे 4 सीटों पे चुनाव है, कम से कम 2 सीटें बीजेपी लूज करती दिख रही है, तो ये 13 होती है। इस तरह अगर उत्तराखंड में देखें 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, और 5 में से बीजेपी कम से कम 3 सीटें लूज करती दिख रही हैं। तो यानी ये संभव है कि जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी को 150 पर समेटा जा सकता है पहले चरण के चुनाव में, ये तो संभव दिखता है कि वो 150 पर सिमट जाए, लेकिन ये संभव नहीं दिखता है कि बीजेपी 400 पार करे। ये बात साफ साफ दिख रही है। इसके अलावा जो आज महत्वपूर्ण बात होने वाली है
वो आप देखेंगे कि सवाल उठ रहे हैं कि धर्म के नाम पर वोट मांगने की खुली छूट क्यों दी जा रही है, क्यों चुनाव आयोग सोया हुआ है, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नजर है, जहां वीवीपैट ईवीएम पर आज सुनवाई भी होगी और फैसला भी आएगा। तो मतदान से की पूर्व संध्या पर ये महत्वपूर्ण खबरें हैं, महत्वपूर्ण बात है जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है। अब हम सीधे संजीव कौशिक जी का रुख करते हैं। संजीव कौशिक जी, क्या लगता है पूरे चुनाव प्रचार के बाद, पहले चरण का तो पूरा हो गया, अब मतदान होना बाकी है और बाकी 6 चरणों का अब चुनाव प्रचार भी बाकी है, तो बीजेपी क्या राम भरोसे हो गई है और क्या श्री राम उनकी मदद करेंगे? देखिए प्रेम कुमार जी, कल राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों का जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें दोनों ने जिस तरह से अपनी बातें रखी और जिस तरह से मोरल हाई रखते हुए उन्होंने कहा कि जो सरकारी मुद्दे हैं उससे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पे बैठे हुए लोग भी, वो लगातार इधर उधर की बातें घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम उनको इधर उधर जाने नहीं देंगे। वो कैसे सिमटेंगे, किस तरह से सिमटेंगे, उसके बारे में भी उन्होंने बताया। और वो यदि कम हो रहे हैं तो क्यों कम हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या देश की जनता ये बात नहीं समझती है कि यदि वो इलेक्टोरल बॉन्ड पर सरकार एक संस्थान को यदि इंटरव्यू देश के प्रधानमंत्री देते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि नहीं, ये लाने की वजह से पारदर्शिता आई और लोगों को पता चल पाया। कौन नहीं जानता है कि उनके लाने की वजह से पारदर्शिता आई, सुप्रीम कोर्ट के फटकार की वजह से पारदर्शिता आई, लाना पड़ा, दिखाना पड़ा, बोलना पड़ा इस मुद्दे पर। कौन नहीं जानता है कि बेरोजगारी के मुद्दे को किस तरह से वो गौन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कौन नहीं जानता है कि नौकरियां होने के बावजूद भी वो भर्तियां नहीं कर पा रहे हैं और उड़ा रो रहे हैं कि पैसे नहीं है। कौन नहीं जानता। और की बात ही छोड़ दीजिए, उनके खुद के मंत्री कहती हुई दिखाई दे रही है कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। तो जब उनके पास पैसे नहीं है तो देश में कहां से पैसे हैं, लोगों के पास कहां से पैसे हो। तो लगातार वो हवाबाजी करते रहे, लेकिन हकीकत यह है कि जो 80 करोड़ जनता को जिंदा रखने की बात है, उनके स्वाभिमान को समझौता एक तरह से करते हुए वो या फिर उनके आत्मनिर्भर बनने की जो बात है उसको पलीता लगाते हुए लगातार वो ये बात कह तो रहे हैं और दे तो रहे हैं, लेकिन सच बात यही है कि उनकी कलाई भी इसी से खुलती हुई दिखाई दे रही है। ये 102 सीटों के बारे में जो आप चर्चा कर रहे हैं लगातार, कि उसमें 40 भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से है और 50 की स्थिति ये है कि उस पर कभी जीत ही नहीं हुई 51 पे, और 51 में से उनको जीतना है। आप आंकड़े बता रहे हैं कि 400 पार के लिए 76 चाहिए, 77 चाहिए, कहां से लाएंगे वो। देखिए, अपने अपने मतदाताओं के जोश को हाई रखने के लिए और उनके बीच में ये मैसेज न जाए कि अंदर खाने क्या चल रहा है, लगातार भारतीय जनता पार्टी लोग इस तरह के अनर्गल प्रलाप में लगे हुए हैं। राम भरोसे जाएंगे ही वो। सारी गोदी मीडिया कल से सुबह से ही आपने देखा होगा कि किस तरह से राम के मस्तक पर सूर्य तिलक सुबह से लेकर शाम तक सारे उसी में लगे रहे और बखान करने में लगे रहे। अब सूर्य की किरणों को यदि किसी पाइप के द्वारा, किसी रोशनी के द्वारा, किसी तकनीकी के द्वारा, आईने के द्वारा आपके चेहरे पर डाल दिया जाए, तो सूरज भगवान का वो सूर्य तिलक आपके चेहरे पर भी लग सकता है। हम लोग तो गांव देहात में रहने वाले लोग हैं, हम लोग देखा है कि जब कपड़े घर होता था उसमें से कपड़ा पूरी आता था, तो एक निश्चित समय पर एक टेबल पर यदि वो रोशनी आने वाली होती थी तो वो आती थी, गोल छेद से रोशनी आती थी। अब चूंकि ये बहुत बड़ा विशाल मंदिर है, इसलिए शीशे का इस्तेमाल करते हुए, रिफ्लेक्ट करते हुए उसको वहां तक पहुंचा दिया गया। इस तरह से सारे गोदी मीडिया लगातार सुबह से लेकर शाम तक उसके बारे में चर्चा करते रहे जैसे कि कोई खगोलीय घटना घट गई हो और सूर्य भगवान आकर के राम मंदिर के दरवाजे से राम जी के मस्तक पर वो अपना सूर्य का किरण छोड़ के गए हो। मूल मुद्दे से एक अलग तरीके का जो सर्कस के खेल होते हैं, जो जादूगर होते हैं, उसी तरह की बातें होने लगी है फिर अब। क्योंकि इनको पता है कि जिन मुद्दों पर विपक्षी पार्टियां उनको घेर रही है, बात करने का प्रयास कर रही है, उन मुद्दों में यदि वो फंसेंगे तो उनके पास सवालों के जवाब नहीं है। और उनकी कोशिश यही है कि इन सवालों से भागने के लिए, हटने के लिए इसी तरह के करतब अब दिखाया जाए कि कैसे चेहरे पर वो सनलाइट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो अपनी कोशिश लगातार कर रहे हैं, लेकिन क्या इस कोशिश से वो 400 पार करेंगे क्या? हमें तो नहीं लगता कि 400 पार करने की वो बात कर रहे हैं। हमें तो लगता है कि जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, राहुल गांधी भी जो कह रहे हैं कि 150 से भी पार करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं,
उनका अपना कैलकुलेशन हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में दोबारा आने के लिए यदि वो कोशिश भी कर रही है तो बहुत मशक्कत करती हुई दिखाई दे रही है, और शायद ना के बराबर संभावनाएं दिख रही है। अब चूंकि लोग सवाल पूछ रहे हैं, उस सवालों को जी आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, म्यूट है आप। संजीव कौशिक जी जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिशंकर जोशी जी, आपका बहुत नमस्कार बहुत जोशी जी। स्वागत। प्रणाम सर, और प्रणाम हमारे साथ संजीव जी, लगातार प्रेम जी, दर्शक बाम्बू भी जी जुड़ और रहे सभी हैं और दर्शकों को। उनकी प्रतिक्रियाएं भी ले रहा हूँ। सैमुअल कह रहे हैं असम से कि बीजेपी ने बीते 10 साल में कौन सा तीर मार लिया कि उसे वोट दे, हर तरफ बेरोजगारी, किसान मरा जा रहा है, नौकरी नौजवानों को नहीं, स्मार्ट सिटी आंख से दिखाइए नहीं पड़ती कहाँ है। इसी तरीके से मनोज भांबी कह रहे हैं, प्रेम जी मुझे पहली बार बांग्ला प्रधानमंत्री बनता दिखाई दे रहा है। मैं तो इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हैं मनोज बाबू जी, लेकिन आगे भी लिखते हैं, पहले चरण में इंडिया गठबंधन ये 85 प्लस सीट जीतता दिख रहा है। आप सही हो सकते हैं क्योंकि इसमें 39 सीटें तमिलनाडु से हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप करता नजर आ रहा है। इसी तरीके से हम आगे पढ़े, सैमुअल लिख रहे हैं कि 180 सीट भी बीजेपी को क्यों मिले, कौन सा उसने 10 साल में तीर मार लिया है, लगभग रिपीट होती हुई प्रतिक्रिया। मनोज बाबू जी लिख रहे हैं, कल सहारनपुर की रैली बता रही कि सत्ता परिवर्तन 101% होगी। तुषार लिख रहे हैं, सर एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर इतनी बीजेपी हार रही है तो अंबानी अदानी बीजेपी से दूरी क्यों नहीं बना रहे हैं। सिम्टम्स खोजने की कोशिश, क्रॉस एग्जामिन करने की कोशिश तुषार त्रिवेदी की। मनोज भांबू लिख रहे हैं, प्रेम जी गृह मंत्रालय में लगी आग संकेत दे रहा है कि सत्ता परिवर्तन होने वाली है। यह भी वही कोशिश है, सत्ता परिवर्तन और जनता के मूड को भांपने की कोशिश। प्रमोद मांकर जी लिख रहे हैं, मोदी सरकार बीमारी के लक्षण है, बीमारी तो नागपुर के रेशम बाग में है। मृत्युंजय लिख रहे हैं कि अब की बार इंडिया गठबंधन 200-300 पार। इसी तरीके से एक लिख रहे हैं, प्रेम कुमार जी एंड ऑल पैनलिस्ट नमस्कार। मैं सीधे अब हरिशंकर जोशी जी के पास आता हूं। जोशी जी, सहारनपुर में, जहां पर कि आप मेरठ में बैठे हैं, सहारनपुर पास में ही है, तो सहारनपुर में जो रैली दिखी और जितना जबरदस्त उत्साह दिखा, और ऐसा लग रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की 8 सीटों में बीजेपी का पूरी तरह से सफाया होने जा रहा है। क्या कहेंगे आप? आपने कह दिया सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जो कह रहे हैं। और सहारनपुर बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप अपने घर से निकलकर और कनॉट प्लेस तक चले जाएं, उतने उतने उससे भी कम समय लगेगा सर हमें पहुंचने में। तो वो सहारनपुर, जी मुजफ्फरनगर, ये सब हमारे एक तरीके से गृह जनपदों में ही है शामिल। और सहारनपुर में जो प्रियंका गांधी की कल रैली थी उसका हुजूम तो आप देख ही चुके हैं, पूरा सहारनपुर उमड़ा हुआ था। लेकिन ओवरऑल क्या है कि यहाँ की 8 सीटें जो हैं वो स्थानीय समीकरणों ने बिगाड़ रखी हैं, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ असंतोष ज्यादा है लोगों में। उसके विभिन्न कारण हैं और भी बहुत सारे कारण हैं। तो ये जो 8 सीटें हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, आपका नगीना, पीलीभीत, तो ये जो सीटें हैं इनमें अगर हम सहारनपुर से चलें तो सहारनपुर में कोई अभी स्थिति ऐसी है कि मुकाबला बहुत रोचक हो गया और भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई संभावना वहां पर बची नहीं है अगर ये समीकरण कल शाम तक यही बने रहते, क्योंकि लोटे में नमक जाट डाल चुके हैं। लोटे में नमक का मतलब यह है कि उन्होंने कसम खा ली है कि अब हम इस बात से पलटेंगे नहीं। और राजपूत है तो मानते हैं हम कि वो क्षत्रिय ऐसी कौम है जो नहीं पलटेगी। उसके बाद भी कलयुगी राजपूत अगर पलट जाए तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं उसमें। और सैनी जो है वो नाराज हैं, मतलब पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा हिस्सा नाराज है। तो ऐसी स्थिति में इन सीटों पर कोई संभावना बचती नहीं है। इमरान हालांकि देखिए मुस्लिम कैंडिडेट है, वहां बहुत कोशिश हुई कि ये पोलराइजेशन हो जाए, लेकिन वहां हो नहीं रहा है। कई मेरे मित्रों से बात हुई जो क्षत्रिय हैं, ठाकुर हैं, कुछ सैनी हैं, कुछ और मतलब बिरादरियों से आते हैं, तो उन्होंने यही कहा कि नहीं, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इमरान हो या वहां पर
कोई और हो, शशि हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा तैयार हो चुका है, मतलब माइंडसेट, अब वो वहीं जाएगा। तो इमरान जो है वहां पर जीत रहे हैं। इधर इकरा है कैराना में, जिसको हम बार बार भूल जाते हैं। तो इकरा बहुत साउंड पोजीशन में है वहां पर, और इकरा को वहां हिंदू गुर्जर और मुस्लिम गुर्जर पहले से ही सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें अगर राजपूत और सैनी वोट जुड़ जाता है और मायावती अपना वोट वहीं अपने उनके पास वैसे मजबूरी है, इस बार मायावती लड़ रही है। ये मुकाबला जो है, देखिए समाजवादी पार्टी का साथ मायावती बहुत देती है। आपके आपके बोलते बोलते जो मैं मुझे जो लगा हरिशंकर जोशी देती हैं, हरिशंकर जोशी जी, आप जो बोल रहे हैं तो बोलते हुए मुझे जो लगा कि आप जो बात नहीं बोले उसको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, वो ये कि मायावती इस बार ऐसी गलती नहीं करेगी कि अपना वोट लेके बीजेपी को ट्रांसफर कर दिए, जैसा कि विधानसभा चुनाव में हुआ था। शायद यही बात आप बोलना चाह रहे थे, आपने धारा बदल दी और मैंने उसको रोक करके पकड़ा कि आज मायावती जी के पास 6% वोट है। अगर इस चुनाव में उस 6% वोट को वो बढ़ा के वापस 12-13 पर नहीं लाती हैं या अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करती हैं, तो उनके राजनीतिक वजूद जो है उस पर खतरा हो जाएगा। ये लड़ाई मायावती जी लड़ रही है और मायावती जी अपना वोट बैंक स्थिर रखती है, इतने में इंडिया गठबंधन का काम हो जाता है। जी, इन सीटों पर ज्यादा वोट है उनके पास। मायावती जी के पास 6 नहीं है, बल्कि 8-9, 7 से 9% तक वोट उनके पास है, कहीं कहीं 11-12 भी है। तो लेकिन मायावती जी का ये है कि मायावती जी जब गठबंधन में लड़ती हैं समाजवादी पार्टी के साथ में, तो वो अपना वोट ट्रांसफर करा देती हैं बीजेपी को उन जगह पर जहां समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट लड़ रहा है। और अब वो खुद लड़ रही हैं, तो अगर वो ट्रांसफर कराएंगी तो वो खुद ही ट्रांसफर हो जाएंगी राजनीति से। तो वो अपना राजनीति से तबादला नहीं चाहती हैं, राजनीति से ट्रांसफर नहीं चाहती हैं, इसलिए इस बार कोई संभावना नहीं है। और समाजवादी पार्टी से अलग रहकर जब लड़ती हैं मायावती, तो बहुत मददगार होती हैं समाजवादी पार्टी की। असली बबुआ बुआ हो जाते हैं वो, बुआ बबुआ की जोड़ी अलग रहकर ही, क्योंकि बुआ बबुआ जो है वो बहुत प्रभावशाली लोग हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं वहां से। देखिए मुजफ्फरनगर में फिलहाल कोई चांस नहीं है, क्योंकि जाट वोटों में बंटवारा है, मुस्लिम वोटों का बाहुल्य है जो हरेंद्र मलिक को मिल रहा है। इसके अलावा सैनी और राजपूत वहां तो एक मुश्त मतलब बिल्कुल खड़े हुए हैं, तय मान लीजिए। सबसे ज्यादा नाराजगी राजपूतों की मुजफ्फरनगर में बालियान से है, सैनियों की सबसे ज्यादा नाराजगी मुजफ्फरनगर बालियान से है। तो वहां कोई मिरेकल ही हो जाए वो जिता सकता है संजीव बालियान को, और बल्कि उनकी बड़ी हार होने वाली है वहां पर। बड़ी हार मतलब वो जब रिजल्ट आएंगे तब हम देखेंगे। और तीसरी चीज ये है कि कुछ मशीन अगर प्रेम जी भांग पी ले, कुछ मतलब इस तरीके का कोई सेवन कर ले पदार्थ का, और वो झूम जाए, तो देखिए वो तो फिर झूम बराबर झूम है। उसमें आप मशीन इस बार इंडिया गठबंधन के पक्ष में झूमने वाली है। सर देखिए, मैं क्या कह रहा हूं सर, अगर मार्जिन एंड एरर जो है वो मतलब वोट इतना पड़ता है कि वो 10% से ऊपर जाता है। और एक चीज और है, आप हमेशा देखिएगा जो सीटें 4-5 हजार के मार्जिन से जीत हार वाली होती हैं, वो पूरे मतलब एक चार्ट बना लीजिए आप, उस पर भारतीय जनता पार्टी ही जीतती है 2014 के बाद से। 2014 के बाद से जो 4-5 हजार वाली मार्जिन की सीट होती हैं, तो इसलिए ये मार्जिन इस बार बड़ा है, इसलिए उम्मीद करते हैं कि 4-5 हजार 10 हजार से जीत जाएंगे उस सीटों पर। अब आते हैं हम बिजनौर में हमारे मतलब बहुत परम प्रिय नेता है जयंत चौधरी जी, वो वहां पर अभी भी कंफर्टेबल नहीं है उनकी पार्टी का कैंडिडेट, और वहां मुकाबला बड़ा रोचक होने जा रहा है। क्या होगा ये 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन वो मामला बहुत। जोशी जी, आप जब रोचक बोलते हैं ना तो आप बीजेपी को हरा रहे होते हैं। सर मतलब देखिए आप, मैं रोचक कह रहा हूं सर, आप पब्लिक जानती है मैं रोचक कह रहा हूं, तो उसका अर्थ क्या है। और सर नगीना में चंद्रशेखर रावण और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला है।
समाजवादी है, पार्टी लेकिन वो और तीसरे नंबर के लिए लड़ेगी। नगीना में बोल रहे हैं आप? चंद्रशेखर नहीं है? नगीना में देखिए, एक बात सुनिए, चंद्रशेखर नगीना में चंद्रशेखर रावण के पक्ष में एक मतलब मायावती का सजातीय वोट है, वो भी है उनके पक्ष में, काफी बड़ा हिस्सा है उनके पक्ष में, और मुस्लिम वोट उनके पक्ष में लगातार लामबंद हो रहा है। अब मुस्लिम वोट का एक रात तक पता नहीं होता, अगर वो समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया तो फिर समाजवादी पार्टी और उनका जो कैंडिडेट है वो वहां पर कर सकते हैं, लेकिन नगीना में फंसा हुआ है। लेकिन मेरा जो है चंद्रशेखर रावण को वहां पर आज भी मैं उन्हें एज देता हूं। इसके अलावा सर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बड़ी रोचक है प्रेम जी, रामपुर। जी जी, रामपुर ऐसी बिल्कुल। हाँ, रामपुर सबकी निगाहें रामपुर पर टिकी हुई हैं, और वहां के जो वोट कभी परसेंटेज बेगम बढ़ेगा सर, अगर 30% वोट ही होगा तो जीतेगी कैसे? मैं वही कह रहा हूं सर, वही कह रहा हूं। पिछली बार उपचुनाव में यही हुआ था कि 30% वोट पड़ा था और निकलने नहीं दिया था किसी को घर से। तो एक तरीके के कर्फ्यू में वोटिंग हुई थी और सारे लोग चुप बैठे रहे थे। इसमें अखिलेश की बहुत बड़ी नालायकी थी कि वो वहां पर निकल कर नहीं आए। उनमें वो दम नहीं है जो राहुल गांधी में दम है। बिल्कुल वो ड्राइंग रूम से बाहर नहीं निकले, उफ नहीं बोले, दुबक कर एसी के कमरे की राजनीति करते रहे वो। ऐसे ऐसे नहीं होता है, वरना रामपुर में 51% मुसलमान है। कोई सूरत नहीं है कि रामपुर में समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी वहां पर हार जाए। वहां दो ही, पहले कांग्रेस का बसों वहां पर कैंडिडेट जीतता रहा है, बेगम घराना। उसको आजम खान ने चैलेंज किया और आजम खान ने वहां पर एक अपनी राजनीति की और जी महलों से वो सड़क पर लेकर आए जोशी राजनीति जी, को। हम फिर आएंगे, थोड़ी प्रतिक्रिया लेते हैं और सर फिर रामपुर आएंगे। पूरा कर लूं, जी रामपुर थोड़ा पूरा कर लूं हाँ, आप कहें तो। जी जी जी। हाँ, देखिए रामपुर में क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि रामपुर में समाजवादी पार्टी का कोई नेता, इवन अखिलेश, हमेशा अखिलेश जो है या मुलायम हमेशा जाते रहे हैं रामपुर का चुनावी रैली करने के लिए, लेकिन इस बार रामपुर नहीं पहुंचे। ये बड़ा आश्चर्य में डालता है, और प्रत्याशी भी बाहरी है। और भारतीय जनता पार्टी वहां पर लगातार रैलियां कर रही है और एक के बाद एक वहां पर नेता पहुंच रहा है और पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही है बीजेपी। भाई रैली वगैरह क्या दिखावटी मामले होते हैं, अंदर कुछ और चलता है, लड़ रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी का वहां पर प्रचार में ढीला पड़ना क्या ऐसा तो नहीं दर्शाता है कि ये पुरानी वाली स्थिति में ले जा रहे हो जब 30% मतदान हुआ और भारतीय जनता पार्टी जीत गई? कहीं ना कहीं ये मतलब मुझे अखिलेश डाउट पैदा करते हैं रामपुर पर नहीं जाते हैं तो। जी सर। जी चलिए, मैं कुछ प्रतिक्रियाएं लेता हूं। प्रमोद मांकर जी लिख रहे हैं, प्रेम सर कल हम नगीना से आए हैं, महाराष्ट्र से चंद्रशेखर आजाद को जिताने के लिए बड़ी टीम गई थी, जीतेगा चंद्रशेखर आजाद, ये प्रमोद मांकर जी कह रहे हैं। गौतम चौहान जी लिख रहे हैं, रामनवमी ने भारत देश में एक भी दंगा नहीं हुआ, इसके लिए भारतवासियों का शुक्रिया, इसका क्या मतलब है प्रेम कुमार जी? इसको भी हम विश्लेषण करेंगे। निश्चित रूप से रामनवमी पर पूरे देश में दंगा नहीं हुआ, हालांकि एक खबर हमने पश्चिम बंगाल से ऐसी देखी थी जहां से कि तनावपूर्ण माहौल बने थे, और लेकिन फिर भी हम मोटे तौर पर हिंदुस्तान के पैन इंडिया लेवल पर ये कह सकते हैं कि दंगा नहीं हुआ। तो इसका कारण ये नहीं है कि प्रोवोकेशन नहीं था, प्रोवोकेशन तो था, मगर संयम बरतने वाली ताकत ने संयम बरता और इसको दंगा में परिणत होने नहीं दिया गया। तो ये इस तरीके से ये सूझबूझ बताता है भारतीय मतदाताओं की, और हमें लगता है ये भी चुनाव परिणाम को बताने वाला संकेत है। अगर लोग सांप्रदायिक ताकतों के बहकावे में आ जाएं, सांप्रदायिक दंगों में उलझ जाएं, तो इसका मतलब है कि उनकी चाल में फंस गए हैं, और उनकी चाल में फंस नहीं रहे हैं। इसका मतलब मतदाता सही दिशा में बढ़ रहे हैं, ये इसका मतलब है। मनोज बांबू जी लिख रहे हैं, हरिशंकर जी, इमरान मसूद 1 लाख और इकरा हसन 50,000 वोटों से 100% जीतेंगे। और प्रदीप बांबू जी नमस्कार बोल रहे हैं,
गौतम चौहान जी कह रहे हैं कल न्यूज 24 पे गरिमा के साथ आपका विश्लेषण बहुत बढ़िया था सर जी, बहुत धन्यवाद आपका गौतम चौहान जी। और प्रदीप बाम्बू जी लिख रहे हैं मोदी को 270 सीट भी आती है तो देश में मनुस्मृति आ जाएगी, यानी 270 आए कि 400 आए सब बात बराबर है। सैमुअल हसन जी कह रहे हैं कि मैं जिस लोकसभा सीट का वोटर हूं वह सीट कांग्रेस कभी नहीं हारी, जो फर्स्ट, एक मिनट में उसे, हाँ, वह सीट कांग्रेस कभी नहीं हारी जो फर्स्ट फेज में है, लेकिन इस बार तो मीडिया अभी दिखा रही है यह सीट हार रही है कांग्रेस, क्या बात है अंदर खाने को चल रहा है, सैमुअल जी कह रहे हैं, असम से कह रहे हैं। इसी तरीके, हालांकि असम से खबर आ रही है कि कांग्रेस 3-4 सीटें आराम से जीत रही है। मांकट जी लिख रहे हैं इंडिया गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद को शामिल कराते तो यूपी में 10 सीटें का इजाफा जरूर होता, पर अखिलेश यादव को कौन समझाए, जैसे हरिशंकर जोशी। इसमें एक चीज है प्रमोद जी को देखिए, अखिलेश यादव यहाँ गलत नहीं कहे जा सकते, क्योंकि अखिलेश यादव ने अभी सही गलत का आकलन करने का समय नहीं है। अभी आपने भी कहा ना कि रामदेव में ऐसा होता वैसा होता, वैसे उन्होंने भी कहा, कहने दीजिए, क्या दिक्कत है आपको भाई? आपने कहा ना कि रामदेव में 30% वोट हुआ, अखिलेश जी गए नहीं, तो आपको तो क्रॉस करने के लिए प्रमोद रामदेव में नहीं आ रहे ना। रामदेव का नहीं, रामपुर में अच्छा हाँ, क्षमा कीजिए, रामपुर में। तो प्रमोद मांकर जी आपको सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? तो आप भी प्रमोद मांकर जी को सुनिए कि 10 सीटें बढ़ जाती हैं अगर चंद्रशेखर आजाद के साथ समझौता होता। ठीक है सरकार, ठीक है, मान लिया। एके जी लिख रहे हैं मायावती सभी एससी वोट ले जाएंगे तो भी बीजेपी को 5% वोट बैंक का नुकसान हो जाएगा यूपी में। सेवाराम जी कह रहे हैं कि इंडिया, और हमीद अंसारी अपनी प्रतीक शैली में लिख रहे हैं इस चुनाव में मायावती को वोट शेयर सिंगल डिजिट में रह जाएगा जी, प्रदीप जी लिख रहे हैं। और विकास बोरदोलई लिख रहे हैं पूरे देश में इंडिया शाइनिंग जैसा माहौल है, अचानक से माहौल बदल रहा है, असम में इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों को इस बार 5-6 सीटें मिलने की प्रबल संभावना है। ये असम से लिख रहे हैं 5-6 सीट मिल सकती है इंडिया अलायंस को। और नंदलाल जी पैनल को राम राम कह रहे हैं, आपको भी राम राम। सुशील विश्वकर्मा जी गुड मॉर्निंग कह रहे हैं सबको, आपको भी गुड मॉर्निंग। इंडिया गठबंधन के कुछ नेता को दलित मुस्लिम पिछड़े वर्ग से वोट चाहिए पर नेता नहीं चलेंगे, ये जो भाव है ना, ये बात बहुत सही बोल रहे हैं, वोट तो चाहिए लेकिन नेतृत्व तो नहीं देंगे। प्रदीप बाम्बू जी कह रहे हैं राम मंदिर के बाद कोशिश कल रामनवमी पर भी बहुत हुई लेकिन बात नहीं बन रही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नंदलाल जी लिख रहे हैं भाजपा किस राम के भरोसे है, धारावाहिक के राम या मंदिर के राम? राम भरोसे का मतलब एक मुहावरा ही समझिए, वो राम भरोसे बीजेपी, यानी ऊपर वाला ही उनको बचा सकता है और ऊपर वाला तो उनको बचाने को तैयार नहीं बैठा है, ये है मतलब। इसी तरीके से एक लिख रहे हैं एससी और यादव के झगड़े में बीजेपी को एससी वोट ट्रांसफर हो जाता है, बहन जी भी इशारा कर देती हैं बबुआ की तरफ। तो ये जो है ये अक्सर होता रहा है कि इस बार हालात बदलेंगे, बदले हुए दिख रहे हैं, देश का माहौल ही बदला हुआ दिख रहा है। ईशा सिंह लिख रही हैं रूरल एरियाज में रिश्वत देते हैं वोट्स के लिए, प्लीज एक्सप्लेन। देखिए इसको लोग रिश्वत बोलते हैं ईशा जी, लेकिन ये रिश्वत नहीं है। रिश्वत किसको बोलते हैं? हम पैसा देते हैं अपना काम निकालते हैं, ये रिश्वत होता है। तो जो लेता है, लेने वाला जो एंड है, वो पैसा लेकर के उसका अपना क्या भला होता है? रिश्वत लेने से तो भ्रष्ट आदमी का भला होता है ना। लेकिन अगर मतदाता को अगर हम भ्रष्ट बोलें तो मतदाता का अपना क्या भला होता है? नहीं होता है ना। कुछ मॉनेटरी गेन जो हुआ उसके बदले में तो कोई और भला नहीं हुआ, नुकसान ही हो रहा है। रिश्वत हम इसको नहीं बोलते, वो पैसे बांटते हैं इस रूप में कि आप हमारे लिए काम कर रहे हैं, चलिए कुछ पैसा ले लीजिए, बूथ पे चले जाइएगा, इस तरीके से वो करते हैं और एक मन में भाव रखते हैं कि हमने नमक खिला दिया टाइप का कि हमको वोट मिलेगा। लेकिन मतदाता आज जागरूक है, वोट बूथ का खर्चा ले लेने के बाद भी वोट देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। इसको रिश्वत ना बोले, मुझे अंदर से दुख होता है जबकि कोई मतदाता को रिश्वत लेता हुआ बोलता है। तो मैं मनोज भांबू जी
प्रतिक्रिया लूं कि हरिशंकर जी प्लीज जयंत चौधरी का नाम मत लीजिए, बल्कि छोटी चवन्नी बोलिए, ऐसा कह रहे हैं मनोज जी। प्रमोद वांकर जी कह रहे हैं जाट गुर्जर समाज भी चंद्रशेखर के साथ है, घूम कर आए हैं, जमीनी रिपोर्ट बता रहे हैं। मनोज बाबू जी लिख रहे हैं हरिशंकर जी रामपुर में से भाजपा 100% जीतेगी, देख लेना। और प्रदीप बाबू जी लिख रहे हैं जनता ने मूड बना लिया, इस बार 10-20 हजार का नहीं लाखों में मार्जिन जाएगा जीत का, जहां ईवीएम भी काम नहीं करेगी। इस बारे में हम ध्यान दिलाना चाहते हैं, अखिलेश यादव ने बड़ा एक कैलकुलेशन बताया कि कैसे 60 लाख लोग स्टूडेंट्स जो है परेशान रहे नकली परीक्षाएं और परीक्षा रद्द होने और तमाम चीजों से, तो उसके बाद उनके परिवार में कितने लोग होंगे, और कुल मिलाकर के सब गुणा गणित करके उन्होंने बताया कि हर कंस्टिट्यूएंसी में 2.25 लाख लोग नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनके वोट भागे हैं। तो ये वो टॉनिक है इंडिया गठबंधन के लिए कि वो जीत रही है और बीजेपी आ रही है। संजीव कौशिक जी, बहुत देर से हमने आपको खामोश कर रखा है, आपको बोलने का हमने अवसर ही नहीं दिया है, तो आप थोड़ा इस माहौल के बारे में बताइए कि कैसे पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, सब जगह ये माहौल का असर पड़ रहा है कि लोग नाराज हैं, युवा नाराज हैं, उसके घर परिवार वाले नाराज हैं और वोटर बीजेपी के अचानक से घट गए हैं। जी प्रेम कुमार जी, नाराजगी तो है ही, बस विपक्षी पार्टी के नेताओं का यही काम है कि वो कम से कम उसको सही तरीके से लोगों के बीच में ले जाए, ताकि लोगों को लगे कि उनकी बात भी कोई उठाने वाला है। जब अखिलेश यादव कल कह रहे थे कि 60 लाख छात्रों का भविष्य किस तरह से अधर में लटका हुआ दिखाई दे रहा है और उनके परिवार के लोग कितने हैं और कितने मतदाता नाराज हैं, तो सच बात यह भी है कि पिछले योगी जी के कार्यकाल में 10 बार से ज्यादा परीक्षाएं लीक हुई है, यह बात भी बिल्कुल सही है। और परीक्षाओं के लीक होने की वजह से विद्यार्थियों का भविष्य जिस तरह से अधर में अटका है, पढ़े लिखे विद्यार्थियों का जो शायद नौकरी कर रहे होते या अभी तक एग्जाम देने के बाद में इतना तय है कि वो दूसरे फेज का एग्जाम दे रहे होते, या बहुत सारे ऐसे एग्जाम थे जिसमें वो चयनित भी हो चुके होते। तो इस तरह से जब इतनी मजबूती के साथ जब आप कह रहे हैं कि सारे मुद्दों पर हम काम कर रहे हैं, एक अलग मॉडल तैयार कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में लागू कर रहे हैं, जहां बच्चों का भविष्य ही, फ्यूचर ही सुरक्षित नहीं हो, उसी के साथ खिलवाड़ होता हुआ दिखाई दे, और आपको मैनिफेस्टो में ये बात कहने की जरूरत पड़ जाए कि अब की बार से इस पर हम विशेष ध्यान देंगे कि बच्चों का पेपर लीक ना हो। कमाल की बात है, ये मैनिफेस्टो में लिखने की बात है कि सरकार आएगी तो बच्चों के पेपर लीक नहीं होंगे। दोबारा यदि सरकार आएगी तो मैनिफेस्टो में ये कहा जा रहा है कि इसके बाद से मणिपुर पर विशेष, पूर्वोत्तर पर विशेष ध्यान देंगे। तो पहले क्या ध्यान नहीं दे रहे थे आप? तो फिर डबल इंजन की सरकार कहा कर रहे थे? तो ये लोग इस तरह से विरोधाभासी बातें कर रहे हैं और अपने मैनिफेस्टो में कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियां लगातार इन्हीं सब मुद्दों पर उनको घेरने का प्रयास कर रही है कि आखिर इन्होंने, 10 साल कम नहीं होता है, 10 साल में आपने काम किया है, और 10 साल में काम किया है तो असंतुष्टि का भाव नहीं होना चाहिए। आपको ये कहना चाहिए कि हम ये नई चीजें और कर रहे हैं। और लगातार विपक्षी पार्टी के जो लोग हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, या बिहार की बात कर ले, बिहार में तो लगातार जिस तरह की कैंपेन लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे तो बिहार से ही आने वाले हैं। बड़े आशा और उम्मीद में वहां की सरकारें गिरी और एक पाला से दूसरे पाले की तरफ गए, लेकिन वहां सब कुछ जिस तरह की स्थिति हो गई है, सब कुछ ठीक ठाक बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अंदर खाने तो इस तरह की स्थिति है कि एक दूसरे के विरोध की बातें चल रही है। वो मुंह पर भले बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं हम सब साथ में हैं, एक साथ जीतने की बात कर रहे हैं वो, लेकिन जो खुन्नस नीतीश कुमार के लोग, जदयू के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नीतीश कुमार के प्रति, वो एक दूसरे के गलबैया तो लग रहे हैं, सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर में सब कुछ व्यवस्थित नहीं है। तेजस्वी जिस तरह से आक्रामक होकर के इंडिया गठबंधन के साथ वहां पे वो अपना कैंपेनिंग में लगे हैं, निश्चित तौर पे इन लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। कभी कल्पना में नहीं, वो लगातार यही बात, उनके पुराने किस्से निकाल करके, उनके एक पीढ़ी ऊपर की बातें निकाल करके वो कर रहे हैं। सब कुछ बदल चुका है आज के वक्त में, समय काल परिस्थिति के हिसाब से सारी राजनीतिक की शैली भी बदलती है, लोग भी बदलते हैं और काम करने के तरीके भी बदलते हैं। जो गलतियां पहले की वो आज नहीं दोहराई जा सकती हैं, जो गलतियां आज की जा रही है वो कल नहीं दोहराई जाएंगी। लगातार राजनेता भी अपने चीजों से सबक लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से एक भरोसा कायम किया है और परिपक्व तरीके से तेजस्वी ने बिहार में अपनी धमक और धाक दिखलाई है, निश्चित तौर पे बिहार में एक अलग तरह का वातावरण बना है। और इनकी कोशिश, सबसे बड़ी बात यही कि इनकी कोशिश लगातार इन सब के बावजूद रहेगी
जो आपने हेडिंग दिया है कि फिर राम भरोसे बीजेपी, वो राम भरोसे ही बीजेपी के शरण में जाएंगे। लगातार कल सुबह से शाम तक जिस तरह से राम भरोसे की बात होती रही और आगे भी होती रहेगी, राम को तो छोड़ेंगे नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग। खास करके देश के प्रधानमंत्री जी तो और जिक्र करना नहीं भूलते, जो जो उनकी आवाज थरथराती चली जाती है ज्यादा बोलने की वजह से, तो उस पर राम मंदिर और राम जी दिखाई देने लगते हैं। और दबे जुबान से कई कई काशी मथुरा की बारी की भी बात इशारों इशारों में बात करी जा रही है। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि ध्रुवीकरण हो, ध्रुवीकरण ही उनके लिए मुफीद रहता है और इसी के सहारे वो अपने आप को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं प्रेम कुमार जी। लेकिन जनता इस बार, मुझे ऐसा लग गया है कि जनता इस बार इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता को कोई मतलब ही नहीं है। आपने राम की सेवा की, बहुत अच्छा। राम अब आम के हो गए हैं, आम जनता के हो गए हैं, सारे लोग खुश हैं इस बात को लेकर के। लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर के आप राजनीतिक तौर पर दोहन करते रहे, जनता इस बार नहीं होने दे रही है प्रेम कुमार जी। जी जी मैं आता हूं जोशी जी के पास। जोशी जी, ये सवाल आपके लिए ही है। वेस्ट यूपी में मुस्लिम समाज सपा को गया तो बीजेपी ज्यादा सीट जीत जाएगी, क्योंकि वेस्ट यूपी में सपा का बेस वोट यादव समाज भी है, शायद वो नहीं है, लिखना चाहते हो। अकेला मुस्लिम समाज भी जीत सकता है। प्रेम जी, आपकी क्या राय है? जोशी जी आप बताइए हमारी तरफ से। रामपाल राठौर जी, आपने जो सवाल किया है उसमें अकेला मुस्लिम, हालांकि देखिए बहुत सारी, एकमात्र सीट ऐसी है रामपुर जहां पर 51% मुस्लिम है, जहां कोई इफ एंड बट नहीं है, वहां पर आप छोड़ दीजिए तो वो जीत सकता है। लेकिन इसके अलावा जितनी भी सीटें हैं वहां कहीं 48%, कहीं 40%, कहीं 42%, इस तरह से मुस्लिम में एक बड़ी आबादी है। दूसरा ये है कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का जो बेस वोट है यादव वाला, वो इस क्षेत्र में बहुत न के बराबर है और यहाँ के बहुत सारे यादव उनके साथ चलते भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इस बार की दलित वोट जो है वो बड़ी संख्या में 9 से 10% का चंक है। ये मायावती जी जितनी मजबूती के साथ में लड़ेंगी उतनी मजबूती के साथ में इंडिया गठबंधन जीतेगा, ये बात बिल्कुल तय है। और ये फार्मूला सभी पहले चरण की 8 सीटों पर लागू होता है, पीलीभीत को छोड़कर। पीलीभीत में क्या पोजीशन है ये प्रेम जी बताएंगे, मनोज, संजीव जी बताएंगे। लेकिन मेरी जो जानकारी है वो पीलीभीत में इस बार भारतीय जनता पार्टी हार रही है और ठीक ठाक तरीके से हार रही है, क्योंकि वरुण गांधी का टिकट काटकर जिन्हें दिया गया है टिकट, वो वो भांगरेसी हैं। प्रेम जी जानते हैं कि मैंने आज सुबह से बोला नहीं तो मेरा थोड़ा चुस्ती दुरुस्ती नहीं आई। भांगरेसी वो प्रजाति है जो कांग्रेस से भाजपा में गई है, तो वो भांगरेसी हैं। तो वहां पर भाजपाई भी उनके खिलाफ है, प्लस वरुण गांधी का एक जो वहां पर बड़ा समर्थन उन्हें मिलता है, वरुण और मेनका को जो वो लोग प्यार देते हैं, वो इस बार बहुत खिन्न है। और वरुण के बहुत सारे साथी अखिलेश की सभा में नजर आए, जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव मैदान में डटे हुए दिखा करते थे। तो ऐसी स्थिति में एक पीलीभीत का कोई समीकरण नहीं है। लेकिन ये 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी समझिए कि बहुत दूर की कौड़ी हो चुकी हैं इस समय तक। अब मैं फिर वही बात कहता हूं, एक लास्ट में डिस्क्लेमर लगा देता हूं कि अगर मशीन ने कुछ खा पी लिया तो मैं, प्रेम जी और संजीव जी कुछ नहीं कर पाएंगे। हालांकि प्रेम जी को यकीन है कि मशीन इस बार इंडिया गठबंधन के फेवर में खा पी चुकी है। लेकिन सर ये मशीन जो है ये वो वाली चीज नहीं है कि जिसका खा पी लेगी उसको वोट दे आएगी। नहीं, मैंने खा पी लेगी नहीं कहा था। आपने नशे की बात कही थी, हमने कहा कि इस बार का नशा जो है ना इंडिया गठबंधन की तरफ में मशीन भी नशे की नहीं, मैंने तो गंगा जल बोला सर, भांग तो प्रसाद है, भांग नशा नहीं है। अच्छा, मैं संजीव कौशिक जी तो आपके पास आता हूँ। हमारे यहाँ भांग कोई नहीं। एक बड़ा सवाल उठ रहा, हमारे दर्शक भी लगातार उठा रहे हैं कि ऐसे समय में जबकि चुनाव नजदीक हो, चुनाव चल रहा हो, तो गृह मंत्रालय में आग लगना, अमित शाह जी के दफ्तर में आग लगना, इसके क्या मायने हैं, ये लोग समझना चाहते हैं संजीव कौशिक।
देखिए, कई बार इसके मायने तो यही लगाए जाते हैं कि जब सत्ता परिवर्तन होने लगता है तो कई बार अचानक मंत्रालयों के ऑफिस में आग लगने शुरू हो जाते हैं। लोग ये आशंका व्यक्त करते हैं कि उन फाइलों को नष्ट करने का प्रयास या एक लापरवाही की वजह से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जो गले में फांस बनती हुई दिखाई देती है। अमूमन इसका मतलब तो यही जाता है और मैसेज भी यही निकाला जाता है। अब ये बात अलग है कि इसमें कितनी सत्यता है, सचमुच में इस तरह की बातें हो रही हैं या राजनेता तो भांप लेते हैं। राजनेताओं को तो पता रहता है, सारे गुरु उनके पास होते हैं कि हवा कहाँ बदल रही है, किस तरह से बदलती हुई दिखाई दे रही है। तो एक आशंका ये व्यक्त की जा सकती है, इस पर 100% खड़ा रहना या अपनी बातों पर अडिग रहना ये मुझे नहीं लगता। लेकिन अमूमन मैसेज तो यही जाता है कि जब परिवर्तन की बयार बहनी शुरू हो जाए और लगे कि नहीं, सब कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो साक्ष्यों में कुछ न कुछ हेर फेर तो करने की कोशिश की जाती है और हुआ भी है। ऐसा नहीं है कि ऐसा केवल निर्मूल ये बातें हैं। कई बार इस बात को सिद्ध किया गया है कि इस तरह की बातें हुई हैं और रिकॉर्ड खत्म हो गया है। तो एक आशंका ये प्रेम कुमार जी। जी तो इस तरीके से कुछ प्रतिक्रियाएं हम पढ़ते हैं। किरण जी लिख रहे हैं 140 करोड़ में से 22 करोड़ वोट बीजेपी को 2019 में मिले थे। रमेश फोगाट जी लिख रहे हैं सर जी 2014 से पहले माचिस में 50 तेलियां आती थी, अब 35 ही आ रही हैं, ये किसने चोरी अब तो महीने में भी 28 दिन ही हो गए। ऐसे ही उर्वरक के बारे में कहा जाता है कि उर्वरक ही घटा दिया गया 10 किलो, वही पैसा वही है, 50 किलो के बदले 40 किलो। संजय सहगल जी कह रहे हैं क्या ईसी सोया हुआ है? ये सवाल इस संदर्भ में उठ रहा है कि धर्म के नाम पर खुलेआम वोट मांगे जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी श्री राम जी के मस्तक पर जो रोशनी आ रही है थी, सूर्य तिलक हो रहा था, उसको देख करके बहुत भावुक हो रहे थे और ये सब वोट मांगने का तरीका ही कहा जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग सो रहा है। हालांकि मैंने एक बात ट्वीट भी की है और लिखा भी है, संजीव कौशिक जी आपसे भी लूंगा प्रतिक्रिया, जोशी जी से भी, कि मैंने तो आज तक सुना था कि ईश्वर के ललाट से जो किरणें हैं वो निकलती हैं और आसपास के इलाके को आलोकित करती हैं। ललाट से किरणें निकलती हैं और उनके मस्तक में इतना ओज होता है, इतना आकर्षण होता है और तेज होता है, तेज सही शब्द है। तो लेकिन इस बार हमने देखा कि आर्टिफिशियल तरीके से पाइप वाइप लगा करके सूर्य की रोशनी को बालक श्री राम, क्योंकि बाल अवस्था में है ना, उनके मस्तक पर इतनी तीव्र रोशनी डाली गई है। ये तो मतलब हमें तो दर्द हो रहा है कि हम तो कांच से, वो जो पावर वाला कांच होता है उससे कागज जला लिया करते थे, माचिस की तीली जला लिया करते थे सूर्य की रोशनी के सामने, सारे बच्चे ऐसा करते हैं। तो श्री राम जी को तो ये बहुत कष्ट हो रहा होगा कि सूर्य की रोशनी को कांच के माध्यम से फोकस करते हुए उनके ललाट पर एक बिंदु में आकर के उन किरणों को लाया जाए। तो श्री राम तो कष्ट में होंगे, उनका क्या होगा? श्री राम के मस्तक से किरणें निकलती हैं जब वो वास्तव में श्री राम हमारे वहां पर स्थापित होते हैं, तो उनके मुंह से, मस्तक से निकलना चाहिए। क्या कहेंगे आप? मैं गलत सोच रहा हूँ, मुझ में निगेटिव सोचने की आदत है कि मैंने क्या है? आप थोड़ा हमारा मार्गदर्शन करिए। मेरे से पूछा था? मैंने तो दोनों से देखिए प्रेम कुमार जी, सच बात यह है, कौशिक जी बोलने, फिर जोशी जी से भी पूछूंगा। जी सच बात यह है कि जनता जब सरकारी मुद्दे पे आपको घेरती है तो इस तरह के करतब दिखाए जाते हैं। ये करतब के अलावा कुछ नहीं है कि सूर्य की रोशनी को किसी शीशे के माध्यम से या किसी उस तरह के धातु के माध्यम से, एक पाइप के माध्यम से रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हुए आप किसी भी गंतव्य जगह पर पहुंचा सकते हैं। पहली बात तो ये, तो इसमें ना ही सूर्य भगवान अपने जगह से कहीं डगमग होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ना ही बालक श्री राम कहीं डगमग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक सिस्टम है जहां से आप परिवर्तित होकर के कांच के माध्यम से उनके चेहरे तक रोशनी, आईने से जिस तरह से हम धूप में बैठ करके आईने से रिफ्लेक्ट करके दूसरे किसी के चेहरे पर रोशनी डाल देते हैं, बस उसी का थोड़ा सा ये परिष्कृत और विस्तार रूप है।
चूंकि कई जगहों पे मोड़ लेते हुए इनके चेहरे पर ये बात रख दी गई। जो बात आप महत्वपूर्ण कह रहे हैं वो ये है कि सच बात तो यह है कि राम के चेहरे से वो तेज झलकना चाहिए, वो आभा झलकनी चाहिए, वो विराट स्वरूप दिखना चाहिए। ये उल्टा राम के चेहरे पर ही फोकस डाल करके विराट करने का प्रयास और दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। होना तो ये चाहिए कि राम के चेहरे पर से ही आभा इतनी झलकती, लेकिन सब जानते हैं कि आस्था की बात है और जो मूर्ति या जो बाल स्वरूप राम के प्राण प्रतिष्ठा में जो मूर्ति वहां पे लगाया गया, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा किया गया, बड़ा मनमोहक है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। जिस शिल्पकार ने भी बनाया है बड़े खूबसूरत तरीके से उसे बनाया है, लेकिन है तो वो एक मूर्त, ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि है तो एक मूर्त ही, और जिसमें हम अपनी आशा व्यक्त करके राम को देखते हैं। लेकिन ये सब सारे कर्तव्य, इसे कर्तव्य शब्द इस्तेमाल इसलिए कर ले लेते हैं जी संजीव कौशिक जी, क्योंकि और भी विषयों पर आना है। जोशी जी, जी इस विषय पर आप क्या बोलेंगे? सर ऐसा है कि राम जी पूरे ब्रह्मांड को आलोकित करने वाले हैं और उनके ऊपर रोशनी डालकर बिल्कुल वैसे ही किया जैसे वो उंगली पकड़कर राम जी को लेकर गए थे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए। तो ये सब मामला जो है राम जी देख रहे हैं और राम जी इनका बेड़ा पार कर देंगे अब। बिल्कुल बिल्कुल। मैं, हमारे दर्शक ने हमें याद दिलाया कि आज राहुल गांधी ने वोटर से अपील की है, मतदाताओं से अपील की है, और वो वीडियो में जल्दी दिखाऊंगा। नंदलाल जी ने एक नया एंगल दिया है कि आग लगने से ये बात प्रमाणित होती है कि मंत्रालय मजबूत नहीं है। मजबूत होता तो सुरक्षा भी मजबूत होती, मजबूत बने रहने की संभावना भी होती, तो आग नहीं लगती। न गृह मंत्रालय मजबूत है, न आगे वर्तमान नेतृत्व में मजबूत रहने वाला है। नंदलाल यादव की ये टिप्पणी पिन करने लायक है। जी जी जी। तो इस तरीके से सुनवाई के बारे में पूछ रहे हैं, कब सुनवाई शुरू होगी? देखिए कंटिन्यूएशन में है ये सुनवाई, तो अदालत को खुलने के साथ ही शुरू होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि 11 बजे से सुनवाई शुरू हो जानी चाहिए। संजय सहगल जी कह रहे हैं, इस आदमी ने देश को 1000 साल पीछे छोड़ दिया है, मोदी को ये सब ज्ञान कौन देता होगा? रामपाल राठौर जी लिख रहे हैं, रामपाल राठौर जी, बसपा का वेस्ट यूपी जाटो बेस वोट है और यह हर सीट पर लगभग 20% के आसपास है, क्योंकि सपा इस क्षेत्र में पिछले रिकॉर्ड के अनुसार ज्यादा सफल नहीं रही है। इस पर आपकी क्या राय है? इस पर राय हम आएंगे, बात करेंगे, लेकिन इस अगली प्रतिक्रिया लेते हैं। इन द कंटेस्ट ऑफ scammers and liars, latest ranking stands like this: Trump, Modi, both are projectionists and have spat every word which is a lie. Finger red number one finger, red number one finger. इस तरीके से प्रतिक्रिया सोनिया गिल जी लिख रही हैं, हमारे देश के लोग कब सुधरेंगे? क्या लोग अभी भी राम जी के नाम पर लूट पीटने को खुशी खुशी तैयार हैं? वही आगे लिख रही है कि बीएसपी क्या बीजेपी को सपोर्ट कर सकती है? बिल्कुल नहीं, हमें तो नहीं लगता। जस्टिस खन्ना से क्या उम्मीद करनी चाहिए? देखिए, आप फैसले का इंतजार कीजिए, हम अच्छा सोच रहे हैं। अशोक शर्मा जी लिख रहे हैं, जोशी जी क्या आपको नहीं लगता कि हमारे साहब हीन भावना से ग्रसित हैं, जो नाना प्रकार की हरकतें करते रहते हैं? इस पर हम जवाब लेंगे। अशोक जी, जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं वो तो आपको मालूम है, आपने उसी में लिख दिया है। तो आपको जो चीज मालूम है ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? कोई अच्छा सा सवाल पूछिए। देखिए, राहुल गांधी जी को सुनिए। पार्टी के रीढ़ की हड्डी हो, मैंने सोचा कि चुनाव का समय है, थोड़ी सी मैं आपसे डायरेक्ट बात कर। ये चुनाव आम चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। और इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो हमारे बब्बर शेर है, उनका सेंट्रल रोल है, क्योंकि ये विचारधारा आपके खून के अंदर है, आपके डीएनए में है, आपकी हर सोच में, हर काम में ये आइडियोलॉजी, कांग्रेस पार्टी की सोच भरी हुई है। हमने आपको एक बहुत बड़ा हथियार दिया है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो, बेहतरीन मैनिफेस्टो, पाथ ब्रेकिंग मैनिफेस्टो, रेवोल्यूशनरी मैनिफेस्टो। इसमें हमारी पहली और शायद सबसे जरूरी गारंटी, हर गरीब परिवार में एक महिला को साल के 1 लाख रुपए, महीने के
₹8,500। राइट टू अप्रेंटिसशिप कानून, जिसके माध्यम से हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को गारंटी करके 1 साल की अप्रेंटिसशिप मिलेगी, 1 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में जाएंगे और बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी। और ये अप्रेंटिसशिप हिंदुस्तान की प्राइवेट सेक्टर में होगी, पब्लिक सेक्टर में होगी और सरकारी ऑफिसेज में होगी। किसानों के लिए हमने गारंटीड लीगल एमएसपी बनाई है और उनका कर्जा माफ करेंगे। मजदूरों के लिए 400 रुपए की मिनिमम वेज होगी। जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होता है सरकारी ऑफिसेज में और पीएसयूज में, इसको हम खत्म करेंगे। 30 लाख सरकारी रोजगार हम हिंदुस्तान के युवाओं को देने जा रहे हैं। तो ये हमारे गारंटीज हैं। अग्निवीर को हम खत्म कर रहे हैं। जीएसटी को हम फाइन ट्यून करेंगे। एक जीएसटी होगी, अलग अलग 5 जीएसटी नहीं होंगी और कम से कम जीएसटी। इससे स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को बहुत फायदा होगा। तो हमने सब की बात सुनकर एक मैनिफेस्टो बनाया है। इसके बारे में आप देश की जनता को बताइए और देश की जनता को बताइए कि बीजेपी हिंदुस्तान पर आक्रमण कर रहा है, आइडिया ऑफ इंडिया को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। आप सबको बहुत बहुत प्यार, नमस्कार, जय हिंद। राहुल गांधी की मतदाताओं से ये अपील थी और हम आपको दिखा रहे थे। हमारे दर्शक ने याद दिलाया तो मैंने सीधे उस वीडियो को प्ले कर दिया। और इस तरीके से कुछ प्रतिक्रिया भी है, वो भी लेते हुए हम आते हैं कि मुझे लगता है सिर्फ कांग्रेस या कांग्रेस वर्कर्स ही नहीं, हर वो इंसान जो देश को बचाना चाहता है, उन्हें सिर्फ इतना बता दिया जाए कि मोदी जी डेंजरस क्यों हैं, देश के लिए उतना काफी है। रामफल ये लिख रहे हैं, प्रेम जी यदि वेस्ट में सपा से ज्यादा कांग्रेस सीट पर लड़ती तो ज्यादा सफल होती, क्योंकि एससी समाज सपा को वोट नहीं करता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वेस्ट का जो समीकरण है वो किसान और जाट हैं, सैनी हैं, इस तरीके से कॉम्बिनेशन है, सभी जातियों का है। और ऐसा भी नहीं है कि सपा है तो यहाँ सपा बिल्कुल कमजोर है, समाजवादी पार्टी भी और कांग्रेस के साथ है तो कांग्रेस में ताकत है तो सपा को ताकत मिलेगी, और सपा में ताकत है तो कांग्रेस को ताकत मिलेगी। यही तो गठबंधन होता है। इस बार जो देश की हवा बदली है, जयंत चौधरी की तो बहुत ताकत मानी जाती थी, लेकिन हालत बुरे हैं। जयंत चौधरी अपनी सीट नहीं निकाल पाएंगे अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की। तो ताकत जो है वो जनता देती है किसी को, कोई जातीय आधार के यहाँ नाम लिखा के नहीं आया है कागज पर कि ये जाति का हमारा वोट है। कुछ कोर वोट बैंक बन जाते हैं, लेकिन आमतौर पर मतदाता, जब सभी जाति के मतदाता एक रुख दिखाने लगते हैं तो उस हिसाब से परिणाम आते हैं। अब सहारनपुर में क्या मुसलमान केवल जिता देगी कांग्रेस को? नहीं, सहारनपुर में कांग्रेस तब जीतेगी जब उसके अलावा सैनी समाज, जाट समाज सब कांग्रेस को वोट करेगा, नहीं तो जीत। जी जी जोशी जी, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस का अपना वोट बैंक भी है जो स्थिर है आज तक। वो वोट देने ना जाए, उदासीन हो जाए, बात अलग होती है, लेकिन इस बार वो उदासीन नहीं है। सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर या किसी भी जिले में कांग्रेस का एक सॉलिड वोट बैंक है जो जाति धर्म से ऊपर है। उसमें सभी 36 बिरादरियों के, सभी धर्मों के लोग उस विचारधारा के हैं, वो कांग्रेस को ही वोट करते हैं। तो वो वोट कहीं हिलता नहीं है। बस वो ये है कि वो कभी कभी पोल तक जाता नहीं है। संसद में, मतलब ये लोकसभा के चुनावों में ये 1.5 लाख तक मेरठ जैसे शहर में चला जाता है। 20-50 हजार वोट तब निकल आता है जब उसका कैंडिडेट चुनाव प्रचार के लिए निकलता नहीं है, तब भी 20-50 हजार। अभी ये देखना है कि यहाँ पर वेस्ट यूपी में जो ऐसा नहीं है दलित वोट नहीं मिलेगा, दलित वोट सपा को मिलेगा। जैसे मेरठ है, मेरठ में कुछ प्रतिशत वोट मिलेगा और वो सजातीय वोट होगा मायावती जी का, जो समाजवादी पार्टी को मिलेगा, क्योंकि उनका कैंडिडेट भी उसी वर्ग से आता है, उससे आता है। दूसरा, एक चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए कि हम जाति धर्म से ऊपर एक और वर्ग तैयार हुआ है इस चुनाव में, वो है युवा वर्ग। युवा वर्ग जो है वो एक अलग जाति, अलग बिरादरी के तौर पर डेवलप हुआ है और उसकी अपनी समस्याएं हैं। वो बेरोजगारी से परेशान है, अग्निवीर से परेशान है, वो और समस्याओं से परेशान है, महंगाई से परेशान है। ये वर्ग जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट करने वाला है और ये वोट जो है वो एक तरीके से फ्लोटिंग वोट है।
आप मानिए, और इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और जीत का सबसे बड़ा कारक यही होगा, ना कि हम जिस तरीके से देखते हैं सैनी होगा, राजपूत होगा, किसान होगा, जवान होगा, ये सब तो होंगे ही, लेकिन इसके साथ में ये इनकी छोटी छोटी समस्याएं हैं कि राजपूतों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला। ये नरेशन जो है, कभी कभी हम मतलब इसमें ज्यादा बहस कर जाते हैं। इस मुद्दों पर अगर चुनाव हो रहा है, और मुद्दे हैं इस चुनाव में मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। और एक दर्शक हमसे वो प्रेम जी से पूछ रहे थे, तो प्रेम जी कह रहे थे, मैं कह रहा हूँ साहब, रोचक है मुकाबला बहुत। जैन को 2 सीटें मिली हैं बागपत और बिजनौर में, दोनों सीटों पर बड़ा रोचक मुकाबला है, और अर्थ इसका प्रेम जी जानते हैं जी। और रोचक का मतलब जब बोलते हैं जोशी जी तो आप जानते हैं। मैं संजीव कौशिक जी के पास आखिरी टिप्पणी के लिए आता हूं। संजीव कौशिक जी, अदालत की ओर सबका ध्यान लगा हुआ है, वीवीपैट को लेकर क्या फैसला होता है, क्या कहेंगे आप? कोई फैसला होता है, उसका क्या परिणाम होने वाला है? कोई फैसला मनोनुकूल नहीं होता है दाताओं के, तो उसका क्या नतीजा होने वाला है? देखिए प्रेम कुमार जी, कोर्ट ने तो कई बार हम लोगों को चौंकाया है, कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार इतनी जल्दीबाजी में कुछ फैसला शायद ही ले पाए, क्योंकि प्रथम चरण का चुनाव शुरू है, और हालांकि दृढ़ इच्छा शक्ति हो यदि और ठान ले तो फिर कोई असंभव भी नहीं है, लेकिन समय चूंकि बहुत कम है, और धीरे धीरे ये हम उस मुहाने पे आ गए हैं जहाँ पे सारे राजनीतिक दल अपने आप को फोकस कर रहे हैं कि वो चुनाव कैसे संपन्न हो, और चुनाव में अपने मतदाताओं को। कौशिक जी देखिए, एक बात को समझ लीजिए, वीवीपैट को 100% मिलान करना, इसके लिए कोई टाइम की जरूरत नहीं है। काउंटिंग 4 जून को है, पूरा समय है, इसलिए समय सुनवाई का लग रहा है ना आपको। कल वोटिंग है तो आज कैसे कल वोटिंग, कल थोड़े वीवीपैट का मिलान होना है। वीवीपैट का मिलान तो होगा उस दिन 4 जून को, तो इसी हिसाब से कोर्ट सुन भी रही है, नहीं तो सुनते ही नहीं। तो इसलिए इस बात को क्लैरिफाई करते हुए आप ध्यान में रखिए कि जो फैसला आएगा 4 जून को। हाँ बिल्कुल, हाँ जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, ये इधर मेरा ध्यान नहीं था। तो संभव है कि अदालत इस तरह से कुछ फैसले दे, लेकिन वीवीपैट के साथ प्रिंटर लगाने पड़ेंगे, और 100% प्रिंटर का फैसला अलग है। प्रिंटर के बिना भी मिलान होता है, वो बात करें। प्रिंटर तो एक फिर डिसीजन आएगा तब लागू होगा। वो बात सही है कि प्रिंटर लागू करना है तब तो आज ही फैसला होना चाहिए, तो वैसा नहीं है। प्रिंटर एक डिफरेंट चीज है और मिलान करना एक अलग चीज है। जी बोलिए कौशिक। तो हालांकि कुल मिला के मतदाताओं की स्थिति यही है कि मतदाता चाहते हैं कि जो वहां की स्थिति है, जो कंफ्यूजन की स्थिति है, वो कंफ्यूजन की स्थिति यदि कोर्ट के द्वारा खत्म हो तो ज्यादा बेहतर। और कोर्ट से भी हम लोग यही उम्मीद रख रहे हैं कि कोर्ट इस तरह की व्यवस्था यदि बना दे कि मतदाताओं को जो लग रहा है, या मतदाता जहां वोट दे रहे हैं, यदि उनको इस बात में संशय है, वो दुविधा, वो संशय की स्थिति खत्म हो जाती है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बाकी तो अदालती कार्रवाई है, अदालती कार्रवाई जिस तरह से धीमी गति से चलती हुई दिखाई देती है, हम लोग तो पिछली बार ही उम्मीद रख रहे थे, आज भी। अब क्या कितना पॉजिटिव रवैया अदालत अख्तियार करती है इस मामले में, इसलिए मैंने कहा कि कई बार अदालतों ने चौंकाया भी है, और कई बार मन मुताबिक नहीं मिलने से निराशा भी मिली है। देखते हैं, इंतजार करते हैं। जी प्रेम कुमार जी, शायद जोशी जी कुछ इस पर टिप्पणी करना चाहें। नहीं सर, अदालत पे मैं क्या टिप्पणी करूं। आप देखिए, ये जो संभावनाएं और शंकाएं हैं, ये एकदम से निर्मूल नहीं है। तो अब देखते हैं, चुनाव कल मतदान होंगे, और मतदान में जनता जो है वो ईवीएम मशीन को हरा देगी। जी जोशी जी, देखिए बीते दिनों जो सुनवाई हुई उसमें जो जज के तेवर दिखे, जो अंदाज नजर आया, उससे मेरा आकलन यही है कि ईवीएम की वीवीपैट की सुनवाई पर कोई बड़ा फैसला आने वाला नहीं है, क्योंकि जो जज को लगता है कि बैलेट पेपर का जमाना ज्यादा खराब था, और उनको लगता है वो जर्मनी से तुलना भी करना नहीं चाहते क्योंकि जर्मनी छोटा देश है। तो इस तरीके से उन्होंने आंसर दे दिया है, कुछ बाकी नहीं बचा है। लेकिन अब इधर से क्या तर्क दिए जाते हैं वो हम देखेंगे। तो आज इसकी चर्चा को यहीं विराम देने का वक्त। आप सबका बहुत बहुत आभार। हरिशंकर जोशी जी,
संजीव कौशिक जी, और आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। और हमें दीजिए इजाजत। और हमारे आपसे निवेदन है कि आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रणाम इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। साथ में एक ज्वाइन का बटन है, उसे आप क्लिक कर हमारी मेंबरशिप लेते हैं प्रणाम इंडिया की, तो ये आपका अमूल्य योगदान होगा चैनल के विस्तारीकरण में। आप कर सकते हैं, सामर्थ्य तो जरूर कीजिए, इससे वैकल्पिक पत्रकारिता मजबूत होगी। इसी के साथ मैं प्रेम जी की तरफ बढ़ता हूँ, वो समापन करेंगे। बस सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।